देखिए, हम लोग जो है बहुत सारे मुद्दों पर बात किए हैं, बहुत सारे जो है वोटों पर बात किए हैं। आज जो है बात करेंगे कि मनीष कश्यप ने कहा था कि 180 दिनों के बाद मैं सरकार को गिरा दूंगा, और वह बात जो है सही भी हुआ। अब जो है किस कारण से हुआ यह मैं नहीं जानता या कोई नहीं जानता, लेकिन 180 दिन के अंदर सरकार गिर गई। हमारे साथ जो है एक पत्रकार हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो है यह जो है मनीष कश्यप बोले कि जो है 180 दिनों में मैं सरकार गिरा दूंगा, और यह सरकार गिर गई। इन पर इनका क्या कहना है सर, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये इत्तफाक है, कोई एसिडेंस इसको बोलते हैं। इत्तफाक है कि मनीष कश्यप ने कहा था और सरकार गिर भी गई। मनीष कश्यप के वजह से सरकार नहीं गिरा है। मनीष कश्यप के कहने से नीतीश कुमार ने समर्थन वापस नहीं लिया है। आप इसको इत्तफाक ही मानिएगा। उस समय क्रोध में मनीष कश्यप बोला था कि 180 दिन में सरकार में गिरा दूंगा, जेल से बाहर आऊंगा तो। और देखिए, 180 दिन के या महीने दिन के अंदर में सरकार गिरी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार में जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी राजनीतिक दल है, वो लोग क्या कर रहा है बिहार की जनता के साथ, बिहार की जनता की भावनाओं के साथ। अब तो बिहार में कोई विपक्ष रहा ही नहीं जो सरकार का आलोचना करे, सरकार के किसी कार्यों का आलोचना करे। क्योंकि कभी सास भी कभी बहुत ही वाली कहावत है, जो सत्ता में है वो कभी विपक्ष में रह रहा है। डेढ़ साल बाद वो फिर सत्ता में आ रहा है। नीतीश कुमार जहां है वहीं पे बने रह रहे हैं। तो बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि जो जनता जात पात में बटा रहता है वो अपने नेताओं का चरित्र को देखे। पहले ही से लोग कहते हैं हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो कांग्रेसी, हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो राजद हैं। बीजेपी जो है नीतीश कुमार से डरती है। वो क्यों डरती है, मैं इस आपका रीजन बताऊंगा। 2019 में अगर जो है नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ रहती और 2019 में अगर स्ट्राइक नहीं हुई रहती तो दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण नहीं ले पाते। लेकिन जो है उस समय आपको कांग्रेस के साथ जो है लेफ्ट भी खड़ी थी, कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा था, और जो है आपको यह स्ट्राइक नहीं हुई रहती तो जो है मोदी जी जो है दूसरी बार शपथ भी नहीं ले पाते, यह कहा जाता है। लेकिन भाजपा पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक हुआ था जिसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए थे, उसकी आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ। देखिए, कोई नहीं कह सकता है कि अगर एयर स्ट्राइक को नहीं किए रहते तो सरकार बनती या नहीं बनती। पुलवामा हमला हुआ था, बहुत सारे फौजी जवान हमारे मारे गए थे, तो सरकार के ऊपर दबाव था, प्रेशर था। नहीं, मैं आपको रीजन बताता हूँ। हाँ। इसलिए रीजन यह है क्योंकि जो है मोदी और मोदी सरकार और मोदी जी, चलिए आपके दो मिनट की सारे विपक्षियों पर ईडी और सीबीआई का रेड कर दिए। हाँ। लेकिन एक बिहार के नीतीश कुमार ही ऐसे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा थे जिनको आपको नरेंद्र कुमार मोदी और अमित शाह उन पर हाथ भी नहीं डाल पाया। आप एक बात बताइए, जहाँ पे ईडी और सीबीआई जा रहा है कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। अब मान लीजिए हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम थे, गया ईडी, जमीन विवाद कुछ तो दिख रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि ईडी के अधिकारी किसी भी व्यक्ति पे हाथ डाल देंगे। बहुत सारे विपक्ष में है। अब आज के समय मनीष सिसोदिया जेल में है, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरा थे। शिक्षा विभाग में दिल्ली में बहुत सारी बदलाव उन्होंने किया था, लोगों को लगता था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन शराब घोटाला में आज भी जेल में बंद है और उनको कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पा रहा है। संजय सिंह को भी कोर्ट से जमानत नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कोर्ट भी नरेंद्र मोदी के कहने पे चल रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब नरेंद्र मोदी जो जैसा चाह रहे वैसे ही हो रहा है क्या देश में? अगर हम लोग अपने माननीय अदालतों का भी सम्मान नहीं करेंगे, माननीय जज का भी सम्मान नहीं करेंगे, तो ये देश नहीं चलेगा, संविधान नहीं चलेगा। जहाँ पे भी किसी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश उनके खिलाफ में जाता है, लोग कहने लगता है कि मोदी के इशारे पे हो रहा है। और ईडी सीबीआई के भी सारे अधिकारी मोदी के इशारे पे ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे ईडी सीबीआई में भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मेरा ये कहना है, ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ भाजपा के क्या नेता बड़े साफ सुथरा है? पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का मंत्री, सांसद, विधायक किसी पे नहीं होता ईडी सीबीआई का छापा।
तो क्या सारे वो ईमानदार बैठे? इस पे आप सवाल उठा सकते हैं, कोई भी सवाल उठा सकता है। लेकिन जो विपक्ष के जहाँ पे पड़ रहा है ईडी सीबीआई का छापा, कुछ तो मिल रहा है, कहीं तो दाल में काला है। अब बिहार में ही देख लीजिए, ठीक है, लालू यादव जी रिटायरमेंट के कगार पे है, बीमार हैं, 8 घंटा ना सही 4 ही घंटा उनसे पूछताछ हो, बैठ के उन्हीं के आवास पे जाके ईडी सीबीआई वाले उनसे पूछताछ कर ले, उम्र के हिसाब को देखते हुए, उनकी तबीयत को हिसाब को, एक अलग इंसानियत का मामला है। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार डर के कारण जो है बीजेपी मिले में। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो हम लोग तक खबर आ रही है, उनको यही इनपुट मिल रहा था कि लोकसभा का चुनाव एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब शुरुआत में ही 2013 में नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे बिहार में, उस समय भी उनको प्रधानमंत्री का पद दिख रहा था। और अभी भी जो पूरा मेहनत करके इंडिया गठबंधन को खड़ा किए संयोजक हर जगह जा जाके, उनको यही था कि मेरा नाम अनाउंसमेंट इंडिया गठबंधन से हो जाए कि मुझे प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया जाए। अगर इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री का दावेदार उनको बना दिया होता तो वो नीतीश कुमार नहीं जाते। लेकिन वो देख रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा इंडिया गठबंधन में, और यहाँ पे भी उनके तमाम जितने जिला में है सब जगह से नेताओं ने ही कहा था कि एनडीए का लहर है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा, हम लोग अपना सांसद 2-4 भी नहीं भेज पाएंगे। वही सारा प्रेशर, वही सारा दबाव, वही समीकरण, ये सब कुछ हुआ है। नहीं तो उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में फिर से गए हैं। और इस सारे प्रकरण में खुद नीतीश कुमार भी बोले हैं कि हमको पलटू राम मत कहिए, हम तो जहाँ हैं वही है। ये सारे नेता, तो ये भी बात सही है, सारे विपक्ष सारे नेता लोग उनका विरोध करते हैं। नहीं, देखिए, और आने के लिए भी बेचैन। आज जो है लालू यादव ने जो है सबसे पहला निकाला था कि पलटू राम, हाँ, उन्हीं का कहना था कि नीतीश कुमार पलटू राम है। हाँ, क्या नीतीश कुमार पलटू राम है और बीजेपी नहीं है क्या? बीजेपी जो है पहले से ही विरोध करती आई है कि इनके लिए हमारा दरवाजा बंद है, हम जो है पगड़ी रखेंगे। आप तो जो है न्यूज सुने हुए हैं कि पगड़ी हमारा तभी उतरेगा जब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी ने कहा, तो सम्राट चौधरी ने यह बात कहा था। और यह जो है बीजेपी सत्ता में आई तो वह बोले कि करप्शन है, यह सब है, तो वह बीजेपी अपने प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाता। वह बीजेपी वाले को कहीं ना कहीं यह डर है, कहीं ना कहीं यह डर है, तभी वह मुख्यमंत्री वही रह रहे हैं और सत्ता परिवर्तन होते रहे। देखिए, राजद हो या बीजेपी, मान के क्या कारण है कि वही जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कोई जो है ना बीजेपी का बन रहा है ना आरजेडी का बन रहा है? इसलिए नहीं बन रहा है कि राजद सबसे बड़ी पार्टी अभी बिहार में राजद है, 79 सीट उनके पास है, 78 सीट बीजेपी के पास है। तीसरी पार्टी है जदयू, लेकिन मुख्यमंत्री इन लोगों की मजबूरी हो जाती है कि नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद भी अगर उनको आप नहीं दीजिएगा तो आपके साथ में आएंगे नहीं। और दोनों दल चाहता है कि सत्ता में बने रहना, कोई भी दल चाहता है कि सत्ता में हो किसी भी तरह से। तो अब आगे सोचना पड़ेगा बिहार की जनता को कि कभी जदयू एनडीए बीजेपी साथ में आ जाता है, कभी जदयू राजद साथ में आ जाता है, तो बिहार की जनता भी सोचे। जब नेता लोग अपना भलाई देखता है, जिधर कुर्सी मिलता है उधर चला जाता है। कोई बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में, सबकी बात कर रहा हूँ, किसी में जो कहे वो करें, ऐसा नहीं है सब लोग अपना पलट रहा है। नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, सब कोई अपनी बातों से पलट रहा है। इसलिए पलटू राम का मुद्दा छोड़िए, बिहार का विकास, बिहार की जो 13-14 करोड़ आबादी है उसका भलाई कैसे होगा, ये बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा। और जात पात से ऊपर उठिए, क्योंकि हमारे बिहार के नेता जात नहीं देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, अपना भलाई देखते हैं। तो तमाम जनता भी अपनी भलाई देखे कि उनका भला कौन सा पार्टी, कौन सा नेता कर सकता है। जनता, बिहार की जनता इतनी भोली है कि जिधर जो है अगर चुनाव आता है, जिधर लोग लुभाव लेता है उधर ही चली जाती है, रुपया पर बिक जाता है, लोग कोई कुछ करता है। भोला मत कहिए आप, भोलापन कहाँ से आ गया? बिहार की जनता भोली कैसी हो गई? आपको कोई 500 रुपया दे दे आपका वोट ले तो आप भोले नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आप लालची हैं।
अच्छा, अगर जो है आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, अगर जनता जो है सोच रही है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, हम जो है आपको नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, तो नीतीश कुमार जाके मिल जा रहे हैं। लोग सोच रही है कि हम यह दोनों मिल गया, अब जो है हम आरजेडी को वोट देंगे, तो फिर नीतीश कुमार से जो है वह जो है आरजेडी जो है मिल जा रही है। लेकिन यह जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आरजेडी के साथ रहने पर नीतीश कुमार बड़ा जोर शोर से उठाते हैं। जब बीजेपी के सरकार में आते ही जो है उनका बोलती बंद हो जाता है, क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, भाजपा के साथ में भी जब नीतीश कुमार सरकार में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, तो वो डिमांड वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मांगते हैं कि हमको बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में रहते हुए ही बात कही है, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। इसका समर्थन हम भी करते हैं। अब क्यों नहीं मिलता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो भी संसाधन बिहार में मौजूद है वो भी अगर धरातल में उतार दिया जाए तो बिहार की जनता का कल्याण हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार की। केंद्र प्रायोजित योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, कोई ऐसा योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो। भ्रष्टाचार और कोई भी दल के साथ नीतीश बाबू सत्ता में आते हैं भ्रष्टाचार होता है। गृह मंत्रालय भी अपने पास रखे हुए हैं नीतीश कुमार जी। तो जब राजद भी साथ में आती है तो अपराध होता है, भाजपा भी साथ में आती है तो अपराध होता है। तो अपराध के मुद्दे पे नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा। जवाबदेही उनकी भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। और मैं तो कहूँगा कि नीतीश कुमार जी, अब आपकी शायद उम्र हो गई है, उम्र आपका हो रहा है, गृह मंत्रालय का पद कम से कम छोड़ा जाए क्योंकि बिहार में अपराध बहुत बढ़ गया है और इसकी जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यह सब बातें हो गई। सबसे बड़ी बात थी कि मनीष कश्यप ने बोला था कि 180 दिनों में मैं सरकार को गिरा दूंगा, बशर्ते उनके कारण नहीं गिरा हो, लेकिन उनके जुबान पर कहा हुआ सही हो गया, किसी क्रोध के कारण वह बोले हों, लेकिन उनका बात सही हुआ कि 180 दिनों क्या महीनों दिनों के अंदर ही सरकार गिर गई। और सही बात है। और यह जो है किसी कारण से हो, लेकिन मनीष कश्यप का बात सही रहा। और मनीष कश्यप ने पहले ही बोला था कि ब्रिज जो है गिरेगी, और ब्रिज जो है गिरा था। देखिए, वो टेक्निकल चीज था। वो जो ब्रिज गिरा था तो मनीष कश्यप क्योंकि इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया हुआ है तो देखा भाई, उसको लगा होगा उस समय कि कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, लेकिन ये सरकार गिरा देंगे। अब नीतीश कुमार मनीष कश्यप के कहने पे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पे, उनके चाहने वाले, उनके फैन। और मैं ये भी कहूँगा कि मनीष कश्यप के स्टाइल पे, तरीके पे कोई सवाल उठा सकता है, लेकिन मनीष कश्यप मुद्दा सही उठाता है या कोई भी पत्रकार मुद्दा सही उठाता है, उसके मुद्दे को जो है दबा दिया जाता है। मुद्दा को दबा दिया जाता है और अधिकारी और नेता जो है मिलकर सिस्टम को चला रहे हैं। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, तो इसकी जवाबदेही हमारे अधिकारियों और हमारे नेताओं पर भी है। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर बिहार को बदलना है, देश को बदलना है, तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जो कि सिस्टम जो है वो काम धरातल पे जिस तरह से विकास कार्य उतरना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। और इस बात को सब कोई जानता है। तो कहाँ पे सिस्टम में लूप होल है, क्या तरीका अपनाया जाए कि भ्रष्टाचार खत्म हो। क्योंकि आबादी देश की बहुत ज़्यादा है, बिहार की बहुत ज़्यादा आबादी है। तो जो अगर किसी भी कारण से निचले पैदान पे हैं, उनको भी विकास में भागीदार बनाना पड़ेगा, बनना चाहिए उन्हें भी। सबका विकास होना चाहिए क्योंकि चंद लोगों का ही देश नहीं है। करोड़ों में 2-4 करोड़ लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और 60-70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है। ये भी गलत हो रहा है देश में। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। देश जब आज़ाद हुआ था, पहले हम लोग सोने की चिड़िया होते थे। देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता तो हम लोग की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की होती। जो मोदी जी $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, $30 ट्रिलियन की बात होती।
हम लोग की अर्थव्यवस्था होती, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सर्वे रिपोर्ट का है। देखिए 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारा देश हुआ रहता अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज मोतिहारी में भी जो है बहुत सारे ऐसे आपको बिजनेसमैन हैं कि आपको मनीष कश्यप को बुलाकर और जो है कुछ और लोगों को जो बुलाकर लोगों को वह अपनी छवि को बनाना चाहते हैं या अपने बेटा को अपने पोता को जो है उभारना चाहते हैं। इस पर क्या कहिएगा? क्या जो है बीजेपी में शामिल होना, आरजेडी में शामिल होना, मनीष कश्यप को कोई बुला कर जो है सभा कर ले और फिर से जो है कोई कर ले तो जो है उसके बेटा को या पोता को टिकट मिल जाएगा? क्या देखिए क्या मैंने साबित करना चाहता है वो? मनीष कश्यप की पॉपुलरिटी है, सब कोई जानता है, सोशल मीडिया का बड़ा चेहरा है, तो सब कोई चाहते हैं कि भाई मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, उसके विरोधी भी हैं, तो जो उसके चाहने वाले लोग हैं अगर अपनी जगह पे बुलाते हैं। चाहने वाले नहीं है, हाँ वो आप ही जानते हैं कि को है। मैं जानता हूँ, तो जिनकी आप बात कर रहे हैं अपने जिले की सम्मानित व्यक्ति हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो मनीष कश्यप को बुलाए तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने क्यों बुलाया। सबको ये आज़ादी है, किसी को बुला सकते हैं, किसी को अपने बैठा सकते हैं। कहीं मैंने ऐसा तो नहीं है कि मकसद कहीं और है और निशाना कहीं और लग रहा है? देखिए तो इसमें बुराई क्या है? सेलिब्रिटी को लोग बुलाता है अपने उद्घाटन में, कहीं समारोह में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो मनीष कश्यप को भी कोई बुला रहा है कि उनका प्रचार प्रसार हो, या चुनाव के मकसद से हो, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो, या पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए हो, या किसी को भी बुलाता है, तो ये गलत, मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। वही व्यक्ति जो है आपको जो है डिजिटल मीडिया को कहता है कि जो है अच्छा नहीं है, और उसी डिजिटल मीडिया के पत्रकार को बुला के सम्मानित करता है। आपका ऐसा आश्चर्य? तो देखिए उनको भी अपने कथनी पे सोचना चाहिए कि जिस डिजिटल मीडिया की मैं बुराई कर रहा हूं, मोतिहारी की घटना है, यह जो है मोतिहारी की घटना है कि एक डिजिटल पत्रकार को वह कहते हैं कि वह अच्छा नहीं है, और एक डिजिटल पत्रकार को ही बुलाकर जो है सब चीज आप ही है। आज के समय में सोशल मीडिया को, डिजिटल पत्रकार को या सोशल मीडिया को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के डेट में, आज के समय में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, लोगों तक पहुंचने का। तो जो भी अगर सोशल मीडिया के या सोशल मीडिया से जुड़े किसी पत्रकार का अवहेलना करते हैं, वो गलत करते हैं, आने वाले दिन में उनको पछताना पड़ेगा। अगर जो है सोशल मीडिया अच्छा नहीं है तो बड़े बड़े चैनल वाले सोशल मीडिया पर ही क्यों खबर डालते हैं? बहुत नहीं डालते। बहुत ऐसे चैनल हैं जो अब सोशल मीडिया के शरण में है, उनके टीवी अब कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग अखबार पढ़ रहे हैं। सच्चाई बात है, अब सब कुछ मोबाइल पे है। आपको मनोरंजन चाहिए मोबाइल पे है, आपको समाचार चाहिए मोबाइल पे है, सब कुछ अब मोबाइल पे है। तो आप अब किसी भी सोशल मीडिया को, किसी भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हो या एंटरटेनर हो, अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा बदलाव है अपने देश में, या गांव के भी जो लोग गांव में रहते हैं, जो सोच नहीं सकते थे कि कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं कि मुंबई जाएं, स्ट्रगल करें अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी, गरीब से गरीब घर की लड़के भी अपना टैलेंट सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और करोड़ों लाखों करोड़ लोग देख भी रहे हैं, और उनसे उनको अर्निंग भी हो रहा है, उनका घर परिवार भी चल रहा है। तो सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा चीज़ और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उस आम जनता और गरीब लोगों तक भी पहुंचा दिया है कि अगर आप में टैलेंट है तो सोशल मीडिया आपके लिए है। देखिए सबसे बड़ी खबर है कि जो है नीतीश कुमार ही जो है पलटू नहीं है। जितने जो है जिम्मेवार नीतीश कुमार है, उतनी जिम्मेवार जो है बीजेपी है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटे हैं अपने जुबान से, तो बीजेपी जो है मोदी जी और अमित शाह भी जो है पलटे हैं। और तो अंत में मैं अपने बिहार की जनता से, चूंकि मैं बिहारी हूँ, भारतीय हूँ, बिहारी हूँ, बिहार का जब चुनाव आए तो जरूर ये सोचिएगा कि हम लोग भी पलटे, बिहार की जनता भी पलटू मार बने। पलटू मार इसलिए बने कि जहां उनको अपना लाभ दिखे कि कौन आपका पार्टी, कौन ऐसा नेता है जो आपके ज़िंदगी में बदलाव ला सके, आपका भला कर सके, उसके साथ पलट के जाइए। ये मत सोच के रहिए शुरू से कि मैं राजद का ही हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कम्युनिस्ट ही हूँ, मैं बीजेपी वाला हूँ।
जो पार्टी जो नेता अच्छा हो उसके साथ जाइए। और 500 रुपया 1000 रुपया जैसे कहे कि भोली वाली जानता है 500-1000 रुपया लेके हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, वोट मत दिया कीजिएगा। पैसा कोई दे रहा है रख लीजिए, लेकिन वोट उसी को दीजिए जो आपका भला कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।